कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, फाइनली आप लोगों ने मॉड्यूल 2 कंप्लीट कर लिया है। और कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे भी, मैंने फाइनली बाल कटवा लिया है। लेकिन इस सबसे हटके आई एम श्योर कि कोर्स के शुरुआत में आप लोगों को अलाइट मोशन का इंटरफेस जितना मुश्किल लग रहा था, जितना डर लग रहा था उससे, अब तक आप उसके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो चुके होंगे। इस मॉड्यूल में हम थोड़ा एडवांस जाना स्टार्ट करेंगे और मेजरली दो चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहला है की फ्रेम, जिसकी वजह से आप वीडियोस के अंदर मोशन दे पाते हैं, और दूसरा है मास्किंग, जो कि बहुत ही काम का टूल है अगर आपको यूज करना आ गया तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं अगले चैप्टर पे। इससे पहले कि मैं आप लोगों को अलाइट मोशन में की फ्रेमिंग सिखाऊं, मैं आप लोगों को की फ्रेमिंग के बेसिक सिखाना चाहता हूं, वो भी थियोरेटिकली, ताकि आप लोगों को चीजें कॉम्प्लेक्स न लगे। की फ्रेमिंग किसी भी फ्रेम पे की या कह लो मार्क लगाना होता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि मेरे पास ये वीडियो है और मुझे इस वीडियो के दो इंपॉर्टेंट फ्रेम्स को मार्क करना है, तो मैं की फ्रेम लगा दूंगा। जिससे होगा क्या कि ये जो की फ्रेम है, ये उस मोमेंट पे जो भी डाटा स्क्रीन पे है उसे रिकॉर्ड कर लेगा अपने अंदर। इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो ये स्कूटी है जो कि अभी राइट नाउ 1 सेकंड पे पॉइंट ए पे है, और मैं चाहता हूँ कि जब ये पॉइंट बी पे जाए तो ये बड़ी भी हो जाए और साथ ही इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं बस पॉइंट ए पे एक की फ्रेम लगाऊंगा, जिससे कि वो की फ्रेम पॉइंट ए की सारी वैल्यूज यानी कि पीएनजी की पोजीशन, उसका साइज, कलर, एक एक चीज सब कुछ रिकॉर्ड कर लेगा। और जब मैं स्कूटी को पॉइंट बी पे ले जाके उसको कलर चेंज कर दूंगा, उसका साइज चेंज कर दूंगा, सब कुछ चेंज कर दूंगा, तो वहां पे भी एक की फ्रेम लग जाएगा और वो की फ्रेम पॉइंट बी की सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेगा, सारे डाटा को रिकॉर्ड कर लेगा। और जब फाइनली मैं इस एनिमेशन को रन करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। प्रॉपर्टीज चेंज होंगी लेकिन बहुत ही स्मूथली। यही होता है की फ्रेम का काम, और इस चीज को की फ्रेम एनिमेशन बोलते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, इन सभी में की फ्रेम से ही एनिमेशन बनाए जाते हैं। नाउ की फ्रेम को अलाइट मोशन में कैसे यूज करना है वो भी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पीएनजी पहले से अलाइट मोशन में इंपोर्ट करके रखा है। आपको बस इस लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना है, जहाँ से आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। ये चीज आपको पता ही है। तो सबसे पहले मैं लेयर की स्टार्टिंग में आ जाऊंगा, जिसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके की फ्रेम ऐड कर दूंगा। आपको इवन लेयर पे भी दिख जाएगा कि किस मोमेंट पे की फ्रेम लगा है। नाउ मैं टाइमलाइन में कुछ सेकंड्स आगे चला जाऊंगा, मान के चलो 20 सेकंड पे, एंड देन अगर मैं अपने पीएनजी की पोजीशन या कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ तो एक नया की फ्रेम ऑटोमेटिकली लग जाएगा, क्योंकि अब पीएनजी के पास एक नया डाटा है रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि पुराने वाले की फ्रेम के डाटा से अलग है, तो वो उसे ऑटोमेटिकली ही रिकॉर्ड कर लेगा। नाउ अगर मैं इसे रन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि एक बहुत ही छोटी सी एनिमेशन बन गई है, जहाँ पे पीएनजी ऊपर से नीचे आ रहा है स्मूथली। अब अगर मैं चाहूँ ये पीएनजी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाए, तो मैं बस कुछ सेकंड्स आगे जाऊंगा, इसकी पोजीशन को ऊपर कर दूंगा कुछ इस तरह से, एंड एक नया की फ्रेम अगेन अपने आप ही लग जाएगा। नाउ अगर मैं स्टार्टिंग से प्ले करूँ तो आप लोग देख सकते हो कि ये पीएनजी पहले नीचे आया, फिर ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया। ठीक इसी वे में आप जहाँ चाहे वहाँ पे पीएनजी लगा सकते हो और जहाँ चाहो वहाँ पे मूवमेंट करवा सकते हो अपने एलिमेंट की। अभी के लिए मैं स्टार्टिंग में आ जाता हूँ और सभी की फ्रेम्स को डिलीट कर देता हूँ। इसका एक शॉर्टकट तरीका है, आप जहाँ से की फ्रेम्स लगा रहे थे बस उस आइकन को क्लिक करके रखना है, जिसके बाद आपको डिलीट ऑल की फ्रेम्स का ऑप्शन आ जाएगा। आपको बस इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड सारे की फ्रेम्स अपनी लेयर से गायब हो जाएंगे। अब मैं इस पीएनजी को अगेन बीच में ले आता हूँ, जिसके बाद मैं चला जाऊंगा रोटेशन में। यहाँ पे भी आप लोगों को की फ्रेम का ऑप्शन मिला है, तो मैं स्टार्टिंग में ही एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा, जिसके बाद मैं कुछ फ्रेम्स आगे जाके चाहता हूँ कि ये पीएनजी पूरा एक चक्कर लगा ले, तो इसके लिए मैं बस पीएनजी को रोटेट कर दूंगा, जिससे कि की फ्रेम ऑटोमेटिकली लग जाएगा। जब आप ये करोगे तो आपको यहाँ पे -1x भी लिखा दिख जाएगा। नाउ अगर मैं स्टार्टिंग में आके इसे प्ले करूं तो आप लोग देख सकते हो कि इस पीएनजी ने पूरा एक रोटेशन कर दिया अपनी पोजीशन पे रहते हुए, ठीक उसी वे में जैसे मैंने इसको घुमाया था। ठीक ऐसे ही आप की फ्रेम के साथ काफी सारी चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आगे जाके इसकी वैल्यू फिर से 0 कर देता हूँ और अगर अब प्ले करके देखता हूँ तो आप कुछ ऐसा बना चुके होंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होगी, बहुत ही आसान है। मैं एक बार दोबारा से स्टार्टिंग में आके सारे की फ्रेम्स को डिलीट कर देता हूँ, जिसके बाद मैं जाऊंगा स्केल में। राइट नाउ मैं बेसिकली आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि हर एक फीचर के अंदर की फ्रेम यूज कैसे करते हैं। सिंपली आपको स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है और इसको मैं छोटा कर देता हूँ स्टार्टिंग में ही, जिसके बाद टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे जाके मैं इसे दोबारा से बड़ा कर देता हूँ। और जब मैं इसे प्ले करूंगा तो आप लोग ऑटोमेटिकली देख सकते हो कि ये छोटे से कैसे बड़ा हो रहा है बहुत ही स्मूथली। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो, एंड अगर आ गई है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग अब मोशन ग्राफिक भी बना सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं सभी की फ्रेम्स को डिलीट करके वापस से इसके साइज को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ एंड पोजीशन ठीक कर देता हूँ। नाउ अगर मैं यहाँ से ब्लेंड एंड ओपेसिटी में जाऊँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे भी की फ्रेम का ऑप्शन है। तो अगर मैं स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर दूं और ओपेसिटी को पूरा 0 कर दूं, जिसके बाद मैं टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाता हूं और ओपेसिटी को मैं पूरा 100 कर दूं, तो प्ले करने पे आपको कुछ इस तरह की एनिमेशन मिल जाएगी, जैसे कि हवा में से कुछ अपीयर हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो स्टार्टिंग में मैं ओपेसिटी को 100 भी कर सकता हूँ और दूसरे की फ्रेम पे जाके उसे 0 भी कर सकता हूँ, जिससे कि कुछ ऐसी एनिमेशन बनेगी जैसे कि कोई चीज हवा में गायब हो गई हो।
बिल्कुल सेम वे में आपको जितने भी यहाँ पे ब्लेंड ऑप्शन दिए गए हैं सबके अंदर आप सेम प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो। नाउ मैं अगेन सभी की फ्रेम्स को डिलीट कर देता हूँ एंड वापस से ओपेसिटी को 100 कर देता हूँ, वरना आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा। अब अगर आपको लग रहा है कि आप की फ्रेम का यूज बस पीएनजी या किसी एलिमेंट के साथ कर सकते हो तो आप गलत हो। आप इवन इफेक्ट्स के अंदर भी की फ्रेम को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इफेक्ट्स में चला जाऊं और यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके ब्लर वाले फोल्डर के अंदर गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट कर लूं, जिसके बाद ये इफेक्ट मेरे पीएनजी पे लग जाएगा, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे भी की फ्रेम का ऑप्शन है। ना पहले तो मेरे पीएनजी पे जो भी ब्लर लगा हुआ है मैं उसे हटा दूंगा इसकी स्ट्रेंथ को कम करके। अब मैं स्टार्टिंग में ही एक की फ्रेम दे दूंगा, जिसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ के ब्लर की स्ट्रेंथ को बढ़ा दूंगा, जिससे ऑटोमेटिकली एक नया की फ्रेम लग जाएगा। अब अगर मैं इसे प्ले करके दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। वहीं पे अगर मुझे इस इफेक्ट को रिवर्स करना है तो मैं बस स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में ब्लर की स्ट्रेंथ को बढ़ा दूंगा और आगे वाले की फ्रेम में ब्लर की स्ट्रेंथ को 0 कर दूंगा, जिससे कि ये इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। आई होप इस मोमेंट तक आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप लोग की फ्रेम को यूज कर सकते हो हर जगह पे। इवन टेक्स्ट में भी आप की फ्रेम को यूज कर सकते हो। मैं जल्दी से आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ। राइट नाउ मैं एक टेक्स्ट लिख के उसके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ और उसे बीच में ले आता हूँ। ये चीज मैंने पहले भी सिखा रखी है, इसलिए इसे मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा बिना टाइम वेस्ट किए। नाउ अगर मैं कलर एंड फिल में जाऊं और यहाँ पे एक की फ्रेम लगा दूं, जिसके बाद थोड़ा आगे बढ़ के मैं चाहता हूँ कि मेरे टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, तो मैं बस यहाँ पे नया कलर चूज कर लूंगा, जिसके बाद एक ऑटोमेटिकली की फ्रेम यहाँ पे लग जाएगा। और जब मैं इसे प्ले करके देखूंगा तो आप लोग कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर चुके होंगे। अगर आपको कलर की जगह ओपेसिटी को कम करना है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हो। आपको बस सेकंड की फ्रेम पे जाके यहाँ से उसे डिलीट कर देना है, जिसके बाद आपको कलर व्हील वाले ऑप्शन में जाके बस इस ड्रैगर को नीचे की तरफ करना है एंड आपके टेक्स्ट की ओपेसिटी कम हो जाएगी और आप कुछ ऐसा इफेक्ट बना चुके होंगे। मैंने आपको की फ्रेम के बेसिक सिखाने से लेके उसे हर वे में यूज करना सिखा दिया है। अब आपके लिए एक ही होमवर्क है, इंस्टा पे जाके कुछ मोशन ग्राफिक वाली रील्स देखो एंड ट्राई करो कि उसमें जो मोशन ग्राफिक्स है वैसा ही कुछ एनिमेशन आप भी क्रिएट करो। सिंस अब आप लोगों को की फ्रेम एंड इफेक्ट्स के बारे में पता है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आप एडिटिंग तब तक नहीं सीखोगे जब तक आप काम नहीं करोगे। तो अभी आपने जितना भी सीखा है उसके बेसिस पे कुछ क्रिएट करो एंड देखो कि आपकी प्रोग्रेस कैसे हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, इस चैप्टर में हम बात करने वाले मास्किंग की। मास्किंग बहुत ही यूनिक फीचर है एडिटिंग के अंदर एंड इसको कितने क्रिएटिव वे में यूज किया जा सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। स्टिल मैं ट्राई करूंगा कि आपको बेसिक भी क्लियर कर दूं और साथ में कुछ बना के भी दिखा दूं, ताकि आप लोग समझ पाए कि मास्किंग काम कैसे करता है। अगेंस्ट सीधा लाइट मोशन पे जाने की जगह मैं आप लोगों को इस चीज को एनिमेशन के थ्रू समझा देता हूँ। मान के चलिए कि आपके पास एक मस्त सा वॉलपेपर है जो कि स्क्वायर शेप में है और आप उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का पेपर डाल देते हो, जो कि है तो स्क्वायर शेप का ही, लेकिन उसके अंदर एक सर्कल शेप का एक होल है। तो ये करने के बाद आपकी नजरों को क्या दिखेगा? ऑब्वियसली सिर्फ वो वाला पार्ट जो कि होल के जस्ट नीचे है, बाकी सारा ढक चुका होगा ब्लैक पेपर से। तो क्या अब इसका मतलब ये है कि बाकी का वॉलपेपर एग्जिस्ट नहीं करता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सर्कल वाले होल को थोड़ा लेफ्ट राइट करोगे तो आपको बाकी की इमेज भी दिखेगी। इसी चीज को एडिटिंग की टर्म्स में मास्किंग बोलते हैं, जहाँ पे वॉलपेपर आपका बेसिक लेयर है, ब्लैक वाला पेपर आपका मास्क लेयर है और जो सर्कल कट आउट है वो आपका मास्क है। और इस पूरे प्रोसेस को मास्किंग कहा जाता है। अब इसको अलाइट मोशन में यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। आपको समझाने के लिए मैं अपने अलाइट मोशन में रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसके साइज एंड पोजीशन को भी ठीक कर लेता हूँ, ताकि आपको सारी चीजें क्लियरली विजिबल हो। एंड देन मैं बैक आके वापस इस शेप में जाके एक सर्कल को ले लेता हूँ एंड इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को सर्कल अच्छे से विजिबल रहे। और फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसके साइज को भी बढ़ा देता हूँ। अब मैं बैक आ जाऊंगा और अगर मुझे इन दोनों को ग्रुप करना है तो मैं साइड से दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लूंगा, जिसके बाद ऊपर के साइड आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके दोनों लेयर्स मर्ज हो जाएंगे कुछ इस तरह से, और आप एक ग्रुप वाली लेयर बना चुके होंगे। अब अगर आप मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो आप इस पूरे फिगर को एक साथ हिला पाएंगे। आपको सर्कल और स्क्वायर को अलग नहीं हिलाना पड़ेगा, ये ग्रुप हो चुका है। मास्किंग से पहले मैंने आप लोगों को ग्रुपिंग सिखा दी है, क्योंकि मास्किंग में इस चीज का यूज होने वाला है। तो अभी के लिए मैं बैक आ जाऊंगा और इसे अंडू कर दूंगा, जिससे कि आपकी दोनों लेयर्स वापस आ जाएंगी। नाउ मैं आपको मास्किंग सिखाता हूँ। तो जिस भी लेयर को आपको मास्क बनाना है, यानी कि जिसके अंदर आप कट आउट करना चाहते हो, उस लेयर को हमेशा आपको टॉप पे रखना है। ये एक रूल है जो कि आपको मास्किंग के टाइम पे फॉलो करना है। जिसके बाद अगर मैं इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करके अगर यहाँ से सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करूँ, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब मुझे दिख तो स्क्वायर वाली लेयर ही रही है, लेकिन सर्कल शेप में। एंड आपके टाइमलाइन में जो लेयर होगी वो वापस से एक ग्रुप बन चुका होगा। लेकिन अब इसका फायदा क्या है, ये देखने के लिए आपको लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप में जाना है, जिससे कि आपको आपके दोनों लेयर्स वापस से दिख जाएगी। बेसिकली आप इस लेयर के अंदर घुस चुके हो और आपके पास अब एडिटिंग फ्रीडम है। अब अगर मैं सर्कल को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊं और इसकी पोजीशन चेंज करके हल्का सा ऊपर ले जाऊं, तो आप देख पा रहे होंगे कि सर्कल कट रहा है, क्योंकि ये मास्क स्क्वायर पे अप्लाई किया गया है।
और स्क्वायर के बाहर इसकी दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती है। ये चीज मैं बस आपको इजी वे में समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आप इस सर्कल को या मास्क को ऊपर ले जाओ, चाहे तो नीचे ले जाओ, दाएं बाएं जहां मर्जी ले जाओ, ये स्क्वायर के बाहर के एरिया को कवर ही नहीं कर पाएगा, खुद ही गायब हो जाएगा। एंड अगर आप इसकी स्टार्टिंग में आके की फ्रेम को ऐड कर देते हो, जिसके बाद अगर आपको इसको गायब करना है तो आपको बस इस सर्कल को स्क्वायर के बाहर ले जाना है, जिससे कि आपका सर्कल गायब टाइप हो जाएगा। इसके बाद आपको बस टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे आना है और फिर वापस से इसको सेंटर में ले आना है। जब आप ये सब कर लोगे तो आपको बस बैक आना है और जब आप टाइमलाइन को प्ले करोगे तो आप कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर चुके होंगे। ये एक बहुत ही मस्त सा सनराइज इफेक्ट है। एंड आप लोग देख पा रहे होंगे कि सर्कल कैनवस के अंदर से ही उभरा है, कैनवस के कॉर्नर से नहीं। अगर आप लोग की फ्रेम के साथ ये काम कर रहे होते तो आपको कैनवस के कॉर्नर को यूज करना पड़ता एंड आपका एलिमेंट ऐसा लगता कि बाहर कहीं से आ रहा है। लेकिन इस मोमेंट पे आपका एलिमेंट कैनवस के अंदर ही किसी एलिमेंट से बाहर निकला है, जो कि एक बहुत ही सही इफेक्ट देता है। एडिटिंग के टाइम आपको समझ आएगा। अगर मैं वापस से लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप में जाऊं एंड सर्कल को सिलेक्ट करके थोड़ा आगे बढ़ के इसकी पोजीशन को ऐसे ऊपर ले जाऊं और फिर थोड़ा और आगे बढ़ के इसकी पोजीशन को ऐसे साइड में ले जाऊं और फिर आगे बढ़ के ऐसे इसको घुमाता रहूं, तो टाइमलाइन में आने के बाद आप कुछ ऐसा इफेक्ट बना चुके होंगे। आप लिटरली में सिर्फ इसी एनिमेशन को कॉपी करके 5-6 बार अगर डुप्लीकेट कर लोगे तो एक बहुत ही मस्त सा मोशन बैकग्राउंड बन चुका होगा। लेकिन वो चीज मैं अभी आप लोगों को करके नहीं दिखा रहा हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम बस मास्किंग के बेसिक को सीख रहे हैं और मास्किंग का एक टूल अभी भी बाकी है। तो मैं सभी चीज को अंडू करके वापस से पहले वाले फ्रेम पे आ जाता हूँ। नाउ मान के चलो कि इस बार आपको स्क्वायर की जगह सर्कल रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए अगेन आपको दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है एंड इस बार लास्ट वाले फीचर पे क्लिक करना है, जिसके बाद अब आपके स्क्वायर पे जो मास्क हुआ है वो मास्क आपको विजुअल नहीं होगा, बाकी सब कुछ आपको दिखेगा, जैसा कि अभी आपको कैनवस पे दिख भी रहा होगा। इसके अंदर भी आप एनिमेशन कर सकते हो। आपको बस लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप में जाना है एंड यहाँ पे अगर मैं सर्कल को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके ठीक पिछली बार की तरह की फ्रेम ऐड कर दूं, तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको शेप का यूज करके दिखाया है, लेकिन आप मास्किंग को किसी भी इमेज, टेक्स्ट या पीएनजी या वीडियो पे यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप मास्किंग को सही तरीके से यूज करते हैं तो आप इस तरह का आईबॉल इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये इफेक्ट मास्किंग से ही क्रिएट किया गया है और ये वाली मास्किंग मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो इसलिए इस वीडियो में आपका होमवर्क यही है कि आपको इस इफेक्ट को क्रिएट करना है मास्किंग का यूज करके। मैंने पहले आपको शेप टूल वगैरह सिखा रखे हैं, तो यहाँ पे शेप टूल का भी इस्तेमाल होगा, यहाँ पे एडिट ग्रुप का भी इस्तेमाल होगा और मास्किंग का भी इस्तेमाल होगा और की फ्रेम का भी। अगर आप ये कर लेते हैं, दैट मींस आपने पिछले सभी मॉड्यूल्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से एनालाइज करके सीख लिया है। आई होप आप लोगों को मास्किंग समझ आई होगी। एंड अगर नहीं आई है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखो। ये चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन अगर आप साथ में काम करते रहोगे तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। एक बार आपको मास्किंग के बेसिक क्लियर हो जाए तो आपको मास्किंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी।